और ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना ने हमें इतनी दे दी थी जिसके साथ हम वहाँ भी पहुँच सकते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टन अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग एवैक्स। इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है गाइडेंस के लिए और रेडार लोकेशन के लिए। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है बिटवीन द एयर फोर्स, आर्मी एंड द वेरियस टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स, सुपर्ब। इनका ख्याल था ये नहीं हो सकेगा, तो मेरा ख्याल है कि देव लर्न दिस। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ आ गई ना। एक तो ये कि आपको पता पुराने ज़माने में ये होता था कि एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती थी, ये वेस्टर्न, दूसरी तरफ सोवियत होती थी या रशिया, तीसरी चॉइस ही कोई नहीं थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन की तरफ गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया, एंड इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने कैंप्स सेलेक्ट किए और हथियार उनसे लिए। अब ये हो गया है कि चाइना हैज़ एंटर्ड द इक्वेशन एंड रशिया जो है वो हट गया बीच में से। रशिया तो अब उस किस्म के हथियार बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है खुद, चाइना से लेता है इधर उधर से। तो सो आई थिंक चाइना इज़ नाउ एंटर्ड दिस फील्ड। और ये जो कुछ हुआ है इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बड़ा धक्का लग गया। और जो लोग शक करते थे कि चाइना की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं है, और ख़दशा था कि शायद काफ़ी हो, तो ये तो अब लोग ये कह रहे हैं ये तो ये राफेल जो वगैरह है ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका का F-35 है जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है, मेरे ख्याल इजराइल को दिया होगा, किसी को नहीं दिया, लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन पे पहुंच गया है, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो अपनी आर्मी के लिए जो जहाज़ बनाया है जिसकी F-35 से भी आगे है, वो उसने किसी को नहीं दिया। अच्छा। अब ये खदशा है कि शायद वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है और स्टेक्स है बहुत हाई है। और इंडिया के एंकर्स ने बहुत कोशिश की है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को लेके उनसे ये बात करवाने की कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला। और हर एक ने ये कहा है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान के साथ आयरन क्लैड, एंड ये आप गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वी विल कम टू पाकिस्तान। और फाइनली जिस बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये मेरी पेशन गोई है, ये बात आगे आएगी कि चाइना ने इस दफ़ा पाकिस्तान की हेल्प कैसे की है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट है ना जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, जी ठीक है, और वो सिखा दिया और सब कुछ कर दिया। बट इनडायरेक्टली क्या चाइना ने किसी और तरीके के साथ साइबर वॉरफेयर किया है इंडिया के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना ही कर सकता है और पाकिस्तान नहीं कर सकता? इसकी जो हवाला है वो इंडिया के एक्सपर्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, परवीन साहनी साहब, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो 2-3 दफ़ा अपने वीडियो लॉग्स में बताई है कि चाइना के पास जो साइबर अटैक की जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर द आउटस्टैंडिंग, और वो जब भी चाहें वो दे कैन यूज़ दोज टू अटैक इंडिया एंड नॉक इट आउट। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया की एनर्जी सिस्टम्स, ग्रिड सिस्टम्स, रेलवे सिस्टम्स, ये सब जगह पे जो हैकिंग हुई है किस्म की, एंड सस्पिशन इज़ कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। इंडिया को समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। कहीं कहीं तो इंडिया ने खुद ब्लैकआउट्स किए हैं शहरों में, ठीक है ना, और कहीं कहीं खुद ही ब्लैकआउट हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं। और अब वो इसी में पड़े हैं कि किसने किया है या हमने किया है। 70% के अराउंड बताया जा रहा है कि साइबर अटैक्स हुए और वहाँ। सो आई मीन, सो यू नो, इंडिया सडनली हैज़ टू नाउ रियलाइज कि ये बिटवीन 2 अनइक्वल पावर्स जंग नहीं है। इंडिया थिंक्स कि दे वर द बिग बुली एंड पाकिस्तान क्या है। I think now they realize कि when they fight Pakistan, they are fighting China and Pakistan. तो मेरा ख्याल है इंडिया और कोई एडवेंचर की तरफ मुश्किल हो गया इसके बाद। इसीलिए इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये न्यू जो नॉर्म है ये इस्टेब्लिश ना हो। अब जो न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हुआ है वो इंडिया वाला न्यू नॉर्म नहीं है, वो पाकिस्तान और चाइना वाला न्यू नॉर्म है कि यू टच पाकिस्तान एंड यू आर टचिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो आई थिंक लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडिया अपना न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं कर सका और चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि इंडिया को सबक ऐसा सिखाया है कि आगे से ये काम मत करना। अगर इंडिया ऐसा ना करता तो शायद ये इस्टेब्लिश ना हो पाता। आपने ही डी में गोल कर दिया इंडिया ने। सो आई थिंक दीज आर द 2 टेकअवेज दैट आई टेक। और फाइनली चाइना को जो फ़ायदा हुआ, एक तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी
ट्राई कर ली, तैयार बगैर जंग लड़े, बगैर जंग लड़े और 4 दहाइयों टेस्ट कर ली, ठीक। और वो भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया को और अमेरिका को भी पैगाम चला गया कि अगर चाइना ताइवान टेक ओवर करना चाहता है, देखिए ना, उनके लिए तो ताइवान इज लाइक कश्मीर टू अस, जी जी, ठीक है ना। तो चाइना हैज़ इंडिकेटेड कि वी हैव द, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वी कैन टेक ऑन इवन अमेरिका। तो अब बात यह है कि दीज आर सिग्नल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सिग्नलिंग होती है। ये जो छोटी सी जंग थी जिसका इम्कान था शायद ये बड़ी हो जाए, ये बहुत तारीख में इसकी बहुत जिक्र आएगा, बहुत इससे सबक सीखे जाएंगे। इसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी और नए सिस्टम्स बनेंगे। एग्जाम्पल ओनली वन, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ये जो राफेल को न्यूट्रलाइज किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी पूरे डिटेल नहीं निकले जी, कि किस तरीके से इसको किया गया। क्या इंडिया के पायलट्स आर नॉट ट्रेंड इनफ, क्या जहाज में कोई कमी है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी इंडियन पायलट्स आर, जी जी, वो महारत नहीं रखते, ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। जहाज तो बहुत, फ्रेंच तो यही कहेंगे, हाँ, सोफिस्टिकेटेड जहाज थे, 4.5 जनरेशन था ऑल दिस। इन्होंने इनको चलाने नहीं आया ये। मगर फिर बात निकलेगी बाहर कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया, और उसमें बड़ी इनोवेटिव और बहादुरी भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोफेशनलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सबक इससे ऊपर पेपर्स लिखे जाएंगे। अब क्या पाकिस्तान शेयर करेगा ये नॉलेज के कैसे हमने किया या नहीं किया, मगर एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल जॉइन द डॉट्स एंड दे विल फाइंड आउट कि हाउ इट हैपेंड। अब उसके अगेंस्ट फिर आगे चीज़ें डेवलप करेंगी। आई थिंक दिस इज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वॉरफेयर एंड इन डिप्लोमेसी। अमेरिका पहले दूर हो गया, मेरा तो ये शक था कि उनको लूप में ले लिया इंडिया ने। एवेनी वैंस आ गया अपनी फैमिली लेके वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ बैठ के, क्या बहुत बड़ी वहाँ कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं। आई थिंक माई सेंस इज कि इंडिया ने वैंस को बता दिया था कि हम करेंगे। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बता दिया कि हम करेंगे। वैंस ने इनको समझाया होगा कि देख लो उल्टा ही ना गले पड़ जाए, तो देखा नहीं हमने सब कुछ वर्कआउट कर लिया, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमने न्यू नॉर्म बनाना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ चाइना भी अंडरमाइन होता है, अगर पाकिस्तान अंडरमाइन होता है तो उसने कहा होगा अच्छा चलो कर लो, मगर ज़रा हाथ ख्याल रखना और हमारी तरफ मत आना, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। पता लग गया था उनको, बता दिया था। वो चले गए, उससे जाके ट्रंप को कहा, ट्रंप ने कहा कि हाँ ये होने लगा रहा है, बड़ा पुराना है, हम नहीं, अपने आप को दूर कर लिए जी। मगर बाद में उन्होंने जब वो स्टेटमेंट आया था वैंस का था, जिसमें उसने कहा कि वहाँ टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जी, जेडी वैंस उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, उस हद तक कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कोई तो इंडिया कर सकता है, लेकिन वो इलाकाई तनाज़े में ना बदले वसी तरह। तो उससे पता लग गया था कि ये करेगा, उसको पता है। ये क्या बात थी, मैं आपको पता है मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये इसने क्या बात की, आपने कहा था प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, इससे मतलब है ये मिली भगत है, ये तो पता है इसको क्या होने जा रहा है एंड सो ऑन। सो आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसमें पाकिस्तान, इसमें इंडिया के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आसिम मुनीर साहब के भी हैं, इस हुकूमत के लिए भी है, उनकी हुकूमत के लिए भी है, विच वी कैन डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। सवाल ये उठते हैं कि इस सारे मामले में अखलाकी, नफसियाती और सियासी बरतरी किसको हासिल हुई। कुछ आपने इस एनालिसिस से जाना और बाकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, अमेरिका के किरदार की आपने बात की, फ्लक्चुएट करता रहा ओवर टाइम, आपने उसका हवाला दिया, रीजंस दिए, लेकिन अब जो अमेरिका दरमियान में आया, इससे पहले एतराज़ करते हुए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको आना पड़ा, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी। उससे पहले कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी के इजलास तलब किए जाने की खबरें स्क्रीन पर आईं, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। और फिर आपने कहा कैसे अमेरिका ने रेस्क्यू किया और आर्मी चीफ को फ़ोन आया। अब मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप और इवन जेडी वैंस एक दूसरे को भी मुबारकबाद और शाबाश दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारी निगरानी में ये रात भर बातचीत होती रही और हमने सीज़ फायर करा दिया मुबारक को, और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। मैंने आपसे ये जानना है कि ये सीज़ फायर आपको कितना देर पा लगता है, जबकि अभी भी इतलात आ रही हैं कि खिलाफ वर्जी इसकी जारी है इंडिया की तरफ से। देखिए, मैंने जो पढ़ा है कि जयशंकर ने कहा कोई बातचीत की बात नहीं हुई। अच्छा, उसने डिनाई कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने या जो मार्को रूबियो ने कहा जी।
उसने कहा हमने इसके ऊपर कोई बात नहीं की कि आगे बातचीत होगी कि नहीं होगी। अब बातचीत होगी कि नहीं होगी, यहाँ तो ये स्पेकुलेशन चल रही है ना कि अजीत दोवल और जनरल आसिम मलिक साहब ये या बैंकॉक में या कहीं और जी गैर जानिबदार मकाम, न्यूट्रल वेन्यू वहाँ जाके ये मिलेंगे। मगर जो बात हो रही है वो DGMOs की हो रही है, क्योंकि वायलेशंस ऑफ द सीज फायर ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया। क्योंकि DGMOs पॉलिसी नहीं फैसला करते, राइट। वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी बात होती है। अब कश्मीर के अंदर अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ झड़पें हो रही हैं और फायरिंग हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओबे करेगा, मगर मेरा ख्याल है शायद ये इंडिया की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ करें जिसके साथ उनका भी मोराल बढ़ जाए। क्योंकि देखिए उनकी पिटाई तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो और इंडिया के जो मीडिया है और इंडिया के जो आवाम है वो सवाल तो पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी ये क्या हुआ, आपने तो कुछ हमें ड्रामा बताया था, हमने तो वो किया। अब तो सारे चैनल्स जो हैं उनकी उड़ गए सारे, जो कह रहे थे लाहौर भी गिर गया, फलाना भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी और उनको जो गोली दी गई थी वो चला रहे थे। अब उनको तकलीफ हो रही है बिकॉज लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी कि आप तो आपने हमें मिसलीड किया है। तो अब वहाँ एक नया बयानिया बनेगा, वो नया बयानिया यही बनेगा कि नहीं, पाकिस्तान जो कह रहा है वो गलत है, उसकी इतनी किल्स नहीं है, इतनी ये नहीं है, इतना वो नहीं है, और हमने ये चौकी ले ली, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो शायद आखिरी स्टेज पे जहाँ जहाँ हमारे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर चले गए हैं थोड़े बहुत, या उनकी चौकियाँ उड़ा दी हैं, हो सकता है कि वहाँ से अभी फायरिंग हो रही हो टू रिक्लेम सम ऑफ दैट स्टफ। तो फौज भी तो मसला ना उनके लिए, वो भी उनकी भी तो बिस्त हो जाएगी ना कि आपको भी पुश बैक कर दिया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक हमारा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको फिर हीट अप करें। हमारा तो इंटरेस्ट था कि जैसे हमारा हमला होता है उसके बाद ख़त्म करें आप, ठीक। तो इसीलिए सिग्नलिंग भी की, नेशनल कमांड अथॉरिटी की सिग्नलिंग भी की हमने। तो यू नो वी प्लेड ऑल द राइट कार्ड्स। तो अब ये है कि ये आपकी बात सही है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं। अच्छा। ड्रोन्स भी चल रहे हैं अभी भी वहाँ, और अभी भी वहाँ आर्टिलरी फायर हो रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी आया है कि जी सीज फायर यहाँ तो अभी नहीं हुई, यहाँ तो अभी भी ठाठू हो रही है एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया इज ट्राइंग टू रिक्लेम स्पेस एंड ग्राउंड दैट इट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। बट ये बड़ी अनईजी है, ये इसको बड़ी क्लियरली जो जिन लोगों ने ये पीस करवाई है, ये सीज फायर कराया है, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये कुछ लोग वहाँ होंगे इंडिया में जो कहना चाहेंगे, जो कि हॉक्स हैं वहाँ, और हॉक्स हैं जो कि पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे भी गालियाँ दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे पाकिस्तान को। बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में बेचारे फोमिंग एट द माउथ लाइक मैड डॉग्स। बट अब क्या किया जाए, वो भी हाइपर नेशनलिज्म होती है, तो अब क्या किया जाए, झाग उड़ाते रहते हैं। हाँ, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था बड़ी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कभी भी नहीं थर्ड पार्टी मीडिएशन लेंगे। पता लगा थर्ड पार्टी